मित्रों नमस्कार। आपका फिर स्वागत है और आज भी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज की एक परेशान करने वाली खबर है कि बिहार और बंगाल के कुछ जिलों में दंगा और हिंसा भड़की है। बंगाल में 2 दिन पहले जब नवरात्रि थी, रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी और आज अभी खबर आ रही है कि हुगली में भी वो हिंसा भड़क गई है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि हम सभी भारतीय हैं और आपस में मनमुटाव, नफरत, इसके कारण लोग मर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए लोग इस तरह के दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं। बिहार शरीफ और सासाराम में दंगे हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है और वहाँ भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है और आज अमित शाह गए थे और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने राज्यपाल से बात की और कहा कि सत्ता में लौटते ही दंगाइयों को उल्टा लौटा देंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टैंड है, बहुत अच्छा बयान दिया है। ऐसे मजबूत बयान आने की ज़रूरत है ताकि जो दंगाई हैं उनके मन में खौफ हो। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल बना दिया है कि वहाँ अब जो जो गुंडे हैं, डकैत हैं, जो अपराधी हैं, वो कम से कम डर रहे हैं कि वो सरकार या तो उनका घर बुलडोजर से उजाड़ देगी और या उन्हें इनकाउंटर कर देगी। तो ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और आज अमित शाह ने जो कहा कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, ये मुझे लगता है कि बहुत मजबूत, बहुत अच्छा स्टैंड है ये, और ये वाकई ऐसा होना चाहिए। दंगाई किसी भी धर्म का, जाति का, बिरादरी का, गरीब हो अमीर हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कितना नुकसान होता है, कितनी दुकानें जल जाती हैं, वाहन जला दिए जाते हैं और उससे ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी चली जाती है। तो आज अमित शाह का ये बड़ा अच्छा स्टैंड रहा। मित्रों, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है कि नामीबिया से जो 8 चीते आए थे उसमें से एक की तो मौत हो गई थी और एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। वो बड़े खिलखिला रहे हैं। तो 75 साल बाद भारत के जंगलों में चीते के बच्चों की, शावकों की किलकारियाँ गूंजी। और आज अभी कुछ दिन पहले एक चीता नर और मादा को खुले जंगल में छोड़ दिया था। पहले उनको क्वारंटाइन किया गया था, फिर 1 किलोमीटर के बाड़े में रखा गया था और उसके बाद उनको खुले में छोड़ा गया कि जंगल में जहाँ तक जाए वो जा सकते हैं। तो आज वो चीता जो श्योपुर का गांव है, करीबन 20 किलोमीटर दूर, वहाँ चला गया और वहाँ गांव में एक खेत में आ गया। तो लोगों ने देखा, बड़ी उत्सुकता हुई, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और फिर जो रेस्क्यू टीम को बुलाया। तो रेस्क्यू टीम उसको वापस श्योपुर के जो कोनों का जंगल है वहाँ भेजने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। तो लगता है कि शाम तक वो कर दिए होंगे, क्योंकि वो उसको पकड़ना नहीं चाहते। उसके गले में कॉलर आईडी है और उससे उसकी लोकेशन वगैरह सब पता है। तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो डर जाएगा, क्योंकि वो अकेला है भी। उसके साथ की जो मादा है वो कहीं कोनों में ही है। तो उसको बहुत ही सेंसिटिवली उसको डील करना पड़ेगा। तो एक और आज राजनीतिक खबर है कि अखिलेश यादव कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आपको पता है कि कांशीराम बसपा के संस्थापक रहे हैं और दलित आंदोलन के एक बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने दलितों की राजनीतिक उत्थान की उन्होंने एक ज्योति जलाई और उनको राजनीतिक जो उनकी एम्पावरमेंट है, उनकी शक्ति जलाई कि तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारी वोट से सरकार बन सकती है, गिर सकती है। और वाकई उन्होंने उसको सफल प्रयोग किया और उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी, करीबन 4 बार सरकार बनी। तो एक बार अखिलेश यादव यानी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन वो गठबंधन फिर सफल नहीं हो पाया, टूट गया। तो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीदें छोड़कर समाजवादी पार्टी अब दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है।
पार्टी आगामी अंबेडकर जयंती पर अपने अभियान की शुरुआत करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 अप्रैल को रायबरेली में एक समारोह में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अपने संबोधन में अखिलेश बसपा संस्थापक काशीराम के 1993 के सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन के को याद करेंगे और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के जो ताकतें हैं उन्हें एक साथ लाने की भी कोशिशें करेंगे। तो ये चूंकि दोनों के बीच में कई बार गठबंधन हो चुका है, लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है उसके कारण उनमें गठबंधन में फूट पड़ी है। तो ये एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2024 में सपा को कुछ अगर यादवों के साथ अगर दलितों का वोट मिल जाए तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मायावती और अखिलेश के बीच में गठबंधन की संभावनाएं कम लग रही हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी खटास हो गई, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं। और मित्रों, आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर के बारे में भी चर्चा करनी है। मोदी सरकार पेगासस जैसा एक सॉफ्टवेयर खरीदने की तैयारी कर रहा है। 986 करोड़ रुपए का बजट है और ग्रीस इजराइल की फर्म इसमें बोली लगा सकती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है और उसमें कहा गया है कि भारत के डिफेंस और इंटेलिजेंस अधिकारी पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO का कोई ऐसा कंपटीटर खोज रहे हैं जो इतना चर्चा में ना हो, और सरकार नए सॉफ्टवेयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए $12 करोड़ यानी 986 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार है। इसके लिए करीबन 12 कंपनियां बोली लगा सकती हैं। भारत ने पिछली बार पेगासस खरीदा था और इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। सरकार ने पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, लेकिन डिनाई भी नहीं किया। और ये पेगासस इजराइल की कंपनी है और इजराइल में कहते हैं कि वहाँ की जो जासूसी है वो सबसे मजबूत है, वहाँ का इंटेलिजेंस, और इसलिए एक छोटा सा देश सरवाइव कर रहा है। ये पेगासस से ये कैसा जासूसी करता है? पेगासस को किसी भी फ़ोन या किसी अन्य डिवाइस में रिमोटली इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। और सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी आपके फ़ोन में पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है। व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट, SMS और सोशल मीडिया से भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। इन देशों की सॉफ्टवेयर फर्म भी लगा सकती हैं बोलियाँ। इन दोनों कंपनियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, बेलारूस, साइप्रस की सॉफ्टवेयर कंपनियां भी बोली लगा सकती हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के पास ऐसे ही सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बल्कि देश की ही इंटेलिजेंस एजेंसी ने डेवलप किया है। ग्रीस की कंपनी इंटेलेक्सा का सॉफ्टवेयर प्रेडिक्टर ऐसे देशों में ऑपरेशनल है जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारत की इजराइल कंपनियों के सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। यह भी जानकारी सामने आई है कि भारतीय अधिकारी कई सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिनमें से अधिकतर को इजरायली कंपनी ने बनाया है। इजराइल में सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर कंपनियां मौजूद हैं जो यहाँ की मिलिट्री के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बनाती हैं। स्पाईवेयर के ऑप्शन में क्वाड्रीम और कॉग्नाइट शामिल है। क्वाड्रीम को लेकर इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की मौत के बाद इस स्पाईवेयर को सऊदी अरब में बेचे जाने का अप्रूवल मिला था। कॉग्नाइट को लेकर मेटा की इन्वेस्टिगेशन में बड़े स्तर पर सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग की बात सामने आई। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने इसका स्टॉक हटा दिया और अमेरिका की वेरेंट कंपनी ने इसे अपने स्टॉक से भी अलग कर दिया था। इजराइल के 2 सॉफ्टवेयर हैं स्पाईवेयर, एक क्वाड्रीम है और दूसरा कॉग्नाइट है, और भारत इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उनके सॉफ्टवेयर और जो स्पाई सॉफ्टवेयर है बहुत विश्वसनीय होते हैं। ग्रीस के स्पाईवेयर
प्रेडेटर का नाम जासूसी कांड में आ चुका है। इस मामले में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि भारतीय अधिकारी ग्रीस की कंपनी इंटेलेक्सा का सॉफ्टवेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। इस कंपनी ने इजरायली मिलिट्री के पूर्व अधिकारियों की मदद लेकर प्रेडेटर नाम का स्पाईवेयर तैयार किया है। इस स्पाईवेयर का पहले से ही एक जासूसी कांड में नाम आ चुका है, जिसमें ग्रीस के स्पाई चीफ और प्रधानमंत्री भी फंसे हैं। सिटीजन लैब और फेसबुक के मुताबिक प्रेडेटर कई ऐसे देशों में ऑपरेशनल है जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन देशों में मिस्र, सऊदी अरब, मेडागास्कर और ओमान है। पेगासस जासूसी का खर्च 10 लोगों की जासूसी का खर्च 9 करोड़ रुपया है। इंटेलेक्शन चार्ज ये जो पेगासस है इसकी जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो 4 करोड़ रुपए है और सर्विस चार्ज 5 करोड़ रुपए है। एक आदमी का जासूसी का खर्चा 90 लाख रुपए है। एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए है। अब सोचिए कितना महंगा है और क्यों लोग जासूसी करते हैं। इस जासूसी से न देश बचता है, न लोग बचते हैं, न राजनीति बचती है, न नेता बचते हैं। और ये हमेशा खबरें आती हैं कि पॉलिटिकल लोग, अभी दिल्ली की ही खबर आई है कि दिल्ली सरकार में जासूसी करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया था और बाद में वो उसका बजट पास नहीं हुआ तो उसको हटा दिया और उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम है और उसके बड़े पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि जासूसी करने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया था। 2021 में न्यूज़ पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के बीच 300 भारतीयों की जासूसी की है। इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता, बिजनेसमैन शामिल है। महज एक दशक के अंदर इजरायल का पेगासस दुनिया का सबसे ताकतवर जासूसी सॉफ्टवेयर बन गया है और इसे बनाने वाला ग्रुप हजारों करोड़ का मालिक बन गया है। न केवल भारत बल्कि पिछले एक दशक के दौरान दुनिया के 40 देशों को ये सॉफ्टवेयर बेचा जा चुका है। और ये पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनाई कमेटी ने रिपोर्ट में कहा था कि जासूसी जांच में केंद्र नहीं कर रहा है सहयोग। सीजीआई बोले रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो आज खबर आई है जासूसी को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ये फिर पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, जैसे जो राम मंदिर निर्माण आपको पता है कि अंतिम चरण में है और कोशिश हो रही कि इस साल के दिसंबर तक पब्लिक के लिए श्री राम के दर्शन को खोला जाए। तो आज खबर आई है कि जो राम मंदिर बन रहा है उसके जो दरवाजे हैं और उसके जो गेट बनेगा, उसके जो सिंगारदान जिसको बोलते हैं, तो वहाँ जो लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है वो चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी है और इसमें कुल 42 दरवाजे हैं। और सागौन की जो खासियत होती है, अगर उसकी मेंटेनेंस ठीक से होते रहे तो उसमें 600 साल तक दीमक नहीं लगती है। और आपने भारतीय पार्लियामेंट देखा होगा, पुराना पार्लियामेंट, अभी तो नई बिल्डिंग बन गई है। पुराने पार्लियामेंट में जितने दरवाजे लगे हैं वो सारे सागौन के हैं। तो आज देखिए 100 साल हो गए उस बिल्डिंग को और एक भी दरवाज़ा, एक भी लकड़ी उसकी ख़राब नहीं हुई है। इतनी खूबसूरत, इतनी मजबूत है। तो सागौन जो है इतना मजबूत होता है। और मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरें पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल आज असम चले गए और असम में उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को कहा कि आप दिल्ली आइए और मेरे घर में लंच करिए। आपको बता दें कि हेमंत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है, क्योंकि केजरीवाल कुछ भी कहते हैं। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में कई बातें कही, उनकी शिक्षा को लेकर, डिग्री को लेकर, तमाम चीज़ें, तो इसलिए उन पर मानहानि का मुकदमे की धमकी दी है। आज जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन्होंने भी हेमंत बिस्वा शर्मा को धमकी दी है
कि हम पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं, आप इंटरफेयर न करें, नहीं तो आपको सबक सिखाएंगे। आपको पता है कि इसमें पंजाब में जितने भी खालिस्तानी पकड़े जा रहे हैं उनको असम की जेलों में रखा जा रहा है, क्योंकि असम को सेफ माना जाता है, क्योंकि पंजाब दूर है, पंजाब से असम जाने में दूरी है, उनको छुड़ाने में मुश्किल होगी, तो इसलिए ऐसी जगह रखा गया है जहाँ खालिस्तानी न पहुँच पाए। आज पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का बयान आया है कि अगर विपक्षी एकता बनाए रखनी है तो कांग्रेस को अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, कांग्रेस को अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में अगर हम देखें तो जेडीएस के विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो जेडीएस को ऐसा लगता है कि वो उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, जबकि पिछली बार जो सरकार बनी थी तो जेडीएस के सहयोग से, कांग्रेस के सहयोग से जेडीएस ने सरकार बनाई थी। तो अभी ऐसा लगता है कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, तो इसलिए जेडीएस के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस में जाना चाहते हैं। तो यही एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा, एच.डी. देवेगौड़ा, कि आप उनको कांग्रेस में सुधार करना चाहिए और विपक्षी दलों के सामने कई विकल्प हैं और इसका नेतृत्व का खजाना है, इस देश में नेतृत्व का खजाना है। कांग्रेस को इस अकेली विपक्षी पार्टी नहीं है। कर्नाटक में 10 मई को इलेक्शन होने हैं और उसकी संभावनाओं को देखते हुए, जेडीएस की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में संसदीय चुनाव में भी दिशा तय करेगी। तो एच.डी. देवेगौड़ा कह रहे ये जो चुनाव होगा कर्नाटक का, वो 2024 का भी दिशा वो तय करेंगे। तो आज जो कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, उनका भी बयान आया है। वो कहते हैं कि जो छोटे दल हैं उनकी विपक्ष की गठबंधन बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर उन्हें, वो चाहते हैं कि उन्हें संयोजक बनाया जाए ताकि वो इनको कोऑर्डिनेट कर लें और कांग्रेस के साथ जोड़ें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अध्यक्ष होते कांग्रेस के, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ा था अध्यक्ष का, हार गए थे, तो अगर वो अध्यक्ष होते तो फिर वो इस तरह की बात करते, छोटे दलों को जोड़ते। इसके अलावा मित्रों, संसदीय समिति हैं जो विधायकों, हमारे लोकसभा की कानून और कार्मिक मंत्रालय की समिति है, उसने कहा कि जितने भी सरकारी विभाग हैं जो विधेयक बनाते हैं यानी बिल तैयार करते हैं, उसकी भाषा बहुत ही कठिन होती है, जटिल होती है, तकनीकी होती है। उसको आसान भाषा में लिखें ताकि लोगों की समझ में आए, क्योंकि कानून तो सबके लिए होता है। कानून बनाने के बाद जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, लेकिन जिन लोगों का इससे पाला पड़ता है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको उसको पढ़ने में आसानी होनी चाहिए, ऐसा संसदीय समिति कह रही है। और आज राजस्थान रॉयल ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है, और ये जीत जो उसकी हुई है वो रॉयल जीत है, क्योंकि उसने 203 रन बनाए और सनराइजर केवल 131 रन ही बना पाई। तो राजस्थान रॉयल के लिए ये बहुत ही अच्छी जीत थी। और इसके अलावा मित्रों, मार्च में बेरोजगारी की दर 3 माह में उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आलोच्य माह में बढ़कर 7.8% हो गई है। तो ये एक चिंता की बात है कि अगर बेरोजगारी की दर बढ़ेगी तो फिर लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे, और मुश्किल में पड़ेंगे तो फिर सरकार की आलोचना होगी, फिर सरकार उसका सफाई देती फिरेगी कि हमने रोज़गार बढ़ाया है, और फिर आंकड़े, फिर उल्टे पुल्टे आंकड़े आएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।